बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखें बेटा, आज हम क्लास 9th न्यू फिजिक्स की बुक जो हमने स्टार्ट की हुई है उसके चैप्टर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 7 है। इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं वो है अबाउट मोमेंटम एंड इम्पल्स। हमारा आज का टॉपिक जो है वो मोमेंटम एंड इम्पल्स, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जो है वो बेसिकली क्या है? मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले मोमेंटम की डेफिनेशन। द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी is the product of mass and velocity। देखें, जो हमारा मोमेंटम है वो बेसिकली प्रोडक्ट है मैस एंड वेलोसिटी का। मतलब, और दूसरी बात, इसको किससे नोट करते हैं? इट इज नोटेड बाय पी। मोमेंटम को पी से नोट करते हैं और बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन फिर मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली आप इसको लिखेंगे P इज इक्वल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, यानी एम वी। ये है जी मोमेंटम। तो मोमेंटम आपने देख लिया कि मोमेंटम जो है वो मैस एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। और अगर हम इसका यूनिट देखना चाहें तो इसका यूनिट फिर क्या होगा? मैस का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ये इसका मोमेंटम का यूनिट है। लेकिन इसका एक यूनिट जो है न्यूटन सेकंड जो है, ये भी इसी का यूनिट है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड। अब आप न्यूटन सेकंड कैसे लिख सकते हैं? देखिए, मैं आपको ये थोड़ा सा प्रूफ करके दे देता हूँ कैसे न्यूटन सेकंड भी है। मैं यहाँ लिखता हूँ न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब न्यूटन किसके इक्वल होता है? मतलब आपको थोड़ा सा साइड में समझा देता हूँ। जब न्यूटन की बात करते हैं तो ये फोर्स का यूनिट है और किसके इक्वल होता है? यानी एन इज इक्वल टू मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम फिर यहां से न्यूटन की जगह पर लिख सकते हैं जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये जो मैंने लिखा है, सॉरी, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन का है और उसके आगे एस भी मौजूद है, न्यूटन सेकंड। अब यहां इस तरफ देखें, एस टू रेस पर -2 है और ये +1 है। अगर इसको कंबाइन करेंगे एस टू रेस पावर क्या रह जाएगी? -1। तो मींस कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल राइट हैंड साइड हमें क्या शो कर रही है कि भाई आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट भी लिख सकते हैं और न्यूटन सेकंड भी, जो मैंने आपको ये मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। अब हम जरा मोमेंटम पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि मोमेंटम जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैस पर और वेलोसिटी पर। अब अगर किसी बॉडी का मैस ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होती है तो तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा। यानी आपका जो मोमेंटम है पी, वो मैस और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके चूंकि प्रोडक्ट के इक्वल है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बाइसिकल की बात करते हैं, बाइसिकल की बात करें कि वो मूव कर रही है, और दूसरी तरफ अगर हम ट्रक की बात करें कि दोनों जो हैं मूव करते हैं, ठीक है जी, मैस और वेलोसिटी। बेसिकली ये क्वांटिटी है ना दोनों की मूव करने की, मतलब क्वांटिटी आप कह सकते हैं, मोशन की क्वांटिटी बन जाएगी कि मूव भी कर रहे हैं और साथ उनका कुछ मैस भी है। यानी हम लोग मैस एंड वेलोसिटी को क्वांटिटी ऑफ मोशन का भी नाम दे सकते हैं। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन मैंने क्यों लिखा कि देखिए, अगर हमसे पूछा जाता है कि ट्रक या बाइसाइकिल में से किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो भाई डेफिनेटली ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का मैस ज्यादा है
और इस तरह से अगर दोनों की, पहली बात हम एक चीज सेम कर लेते हैं कि दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम हो, तो मैस जो है बाइसाइकिल का कम है, ट्रक का ज्यादा है, तो इट्स मीन कि जो मोमेंटम है वो ट्रक का ज्यादा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बाइसाइकिल की वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है और ट्रक बहुत स्लो जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, चाहे उसका मैस ज्यादा है, मींस समझ के आई कि भाई मैस या ओनली वेलोसिटी जो है वो जो है हमें मोमेंटम किसी का कम ज्यादा होने का नहीं बता सकती। यहां पर हमें दोनों को, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी और मैस, अगर वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है ट्रक से बाइसाइकिल की, तो डेफिनेटली चाहे उसका मैस कम होगा। हमने देखना क्या है, मैस एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो कि इक्वल होता है मोमेंटम के। तो यहां से हमें ये समझ आई कि भाई ग्रेटर जो है मैस होता है, ग्रेटर वेलोसिटी होती है, तो फिर जो है बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होता है। तो हम कंपैरिजन आसानी से कर गए कि भाई यहां से हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उस पे आपका मोमेंटम डिपेंड करता है। ठीक है जी, यानी मैस वेलोसिटी जो है दोनों को अगर कंबाइन करें तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन कहलाता है। ठीक हो गया। अब इससे जरा थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हमने बात की है वो है इम्पल्स की। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको रेस करके आपको समझाता हूँ कि इम्पल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इस तरह बात कर लेते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, मतलब वो अगर एक बॉल को, चलें कर लेते हैं, एक बॉल को जो है वो हिट करते हैं आप बैट के साथ। आपने एक बॉल है उसको आपने बैट के साथ, सपोज ये बैट है कुछ भी, मतलब चलें, आपने इस बैट के साथ इस बॉल को क्या किया है, हिट किया है। तो हिट करने पर क्या होगा कि बॉल जो है वो मूव करेगा। ठीक है, मूव करने के बाद कुछ देर के बाद वो फिर स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी जब आपने बॉल को हिट किया तो उसमें क्या पैदा हुआ है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी, उसमें इनिशियल वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई है जिसको हम वी आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बॉल जो है कुछ टाइम के लिए मूव किया है, मींस जो उसमें टाइम टी है वो मूव करेगा कुछ देर के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए, और उसकी जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है कुछ भी होगी जब वो मूव कर रहा है, तो फिर जब वो बॉल रुक जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी उस वक्त वी एफ होगी। ठीक है, तो अगली बात यह है कि जब हमें ये समझ आ रही है कि बॉल जो है वो मूव कर रहा है, तो जाहिर है जब बॉल मूव करता है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, चाहे उसकी बाद में जब वो रुक जाता है वो जीरो हो जाती है, लेकिन पहले उसकी वेलोसिटी इनिशियल थी, जब हमने उसको हिट किया, बाद में उसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ होती है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर हम देखना चाहें कि फिर वो जो एक्सेलरेशन उसमें जो प्रोड्यूस हुआ है वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी आपकी जो वेलोसिटी है डेल्टा वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा वी बाय टी जो है वो एक्सेलरेशन की इक्वल है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी एफ है, वी आई है, और फाइनल वी एफ है। तो डेल्टा वी किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी हमारे पास इक्वल होगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। यानी ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है। और इसी तरह से हम लोग अगर देखें न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, जो अगली बात आपने समझनी है, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ किसके इक्वल होता है, एफ इक्वल होता है एम ए के। आपने क्या करना है, ये जो एफ इज इक्वल टू एम ए है, आपने इसमें ए की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, पुट, इसमें आपने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ ए, इसमें आपने ए की वैल्यू पुट कर दी। तो ये एफ किसके इक्वल आ गया, एम इंटू ए की वैल्यू क्या है, अभी हमने लिखी कि भाई वो है हमारे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यानी टी लिख दें या डेल्टा टी लिख दें, चेंज इन टाइम दोनों तरह ठीक होगा, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां से हमारे पास जो फोर्स है वो किसके इक्वल आ रही है, एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डेल्टा टी। मैं अगर दोबारा इस वी एफ माइनस वी आई को डेल्टा वी लिख दूं तो कोई हर्ज तो नहीं है, एक ही बात है। मैं इसको लिख देता हूं एम इंटू डेल्टा वी
डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा टी है, ये जरा बात को समझते जाए, हमने कैसे स्टार्ट किया था। बॉल को सिंपल, आपने बॉल को बैट से हिट किया तो क्या हुआ कि उसमें मोमेंटम पैदा हो गया, कुछ उसका मास था, कुछ वॉल्यूम था, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, फाइनल वेलोसिटी, जाहिर है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जिसका हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की। हमने उसी को मतलब सारा एक्सेलरेशन का लिखा, और डेल्टा वी किसके इक्वल होता है। मैं जरा रिपीट इसलिए कर रहा हूं, आपको समझ आ जाए कहां से चले थे। वी एफ माइनस वी, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। हमने यहां पर वैल्यू ए की पुट की है, ए की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन यहां तक समझ आ गई बात की। वी एफ माइनस वी ए डेल्टा वी हमने दोबारा लिख दिया, या वो भी लिखा रहने दे, कोई खर्च नहीं। अब यहां से जो डेल्टा टी है, मैं अगर इसको उठाकर दूसरी तरफ ले आता हूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, एम डेल्टा वी। अब ये जो एफ डेल्टा टी है बेटा, इसको इंपल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अब इंपल्स क्या है? फोर्स और टाइम जो आपका है, इसका वो प्रोडक्ट है। ठीक है, किस किस का? फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट के इक्वल है। लेकिन यहां पर जो होती है वो फोर्स बहुत ज्यादा आमतौर पर अप्लाई होती है, थोड़े टाइम में फोर्स बड़ी होती है, टाइम वेरी शॉर्ट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंपल्स जो है फिर किसके इक्वल हुई, कि वो बेसिकली इक्वल है ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है और मास के प्रोडक्ट के, यानी टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एम इंटू डेल्टा वी आपका मोमेंटम किसके इक्वल होता है? पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, यानी आप अगर एम वी लिखते हैं तो एम वी की जगह यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट है। क्या है? टोटल चेंज इन मोमेंटम। ये मोमेंटम ही है, लेकिन टोटल चेंज इन मोमेंटम जो है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है? वो हमारा इक्वल आ रहा है इंपल्स की, जिसको हमने लिखा एफ इंटू डेल्टा टी। एफ इंटू डेल्टा टी मतलब ये हमारे पास इंपल्स होगी, इंपल्स इसके इक्वल होगी। और ये अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मैं और आपके साथ कुछ इस तरह से, कि हमारे पास ये है, अगर मैं डेल्टा टी से ये जो वैल्यू है डेल्टा टी, इसके साथ बोथ साइड पे फिर से डिवाइड कर देता हूं, मतलब इसका नाम कुछ भी रख देते हैं इक्वेशन, चले हम इसका नाम रख देते हैं वन रख देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय डेल्टा टी। देखिएगा, तो मैंने क्या किया जी, डिवाइडिंग, डिवाइडेड, चले एक ही बात, डिवाइडेड इक्वेशन वन बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड पे आपने, यानी एफ इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये जो डेल्टा टी है ये डेल्टा टी के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास यहां से फोर्स किसके इक्वल आ गई, एम इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी इसका क्या मतलब है, अभी हमने यहां बात की थी कि जो इंपल्स है हमारे पास वो किसके इक्वल आई थी, इंपल्स की हमने बात की थी चेंज इन मोमेंटम। टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो क्या थी, वो इंपल्स है। ठीक है, लेकिन ये जो फोर्स एफ यहां से किसके इक्वल आ रही है, ये एक अनदर रिलेशन हमने यहां से बना लिया कि फोर्स किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या लिखेंगे आप लोग, ये जो फोर्स अब किसके इक्वल है, ये सारा क्या है, रेट, क्योंकि टाइम इन्वॉल्व है ना यहाँ पर, तो आप यानी फोर्स यहां से फिर किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपकी जो पुरानी बुक थी उसमें सिर्फ मोमेंटम और ये जो फोर्स है इसका रिलेशन मोमेंटम के साथ पूछा जाता था, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसमें इस बार नाइन्थ क्लास में सिर्फ इसमें एक चीज और ऐड की गई है, इम्पल्स। तो इम्पल्स जो है वो हमने उसको भी प्रूफ कर लिया, ये इम्पल्स है जी हमारे पास एफ इंटू डेल्टा टी, और वो किसके इक्वल है, चेंज ऑफ मोमेंटम के। टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इसको क्या बोलेंगे, ये टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये इसकी डेफिनेशन भी होती है, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, मतलब आप समझ जाएंगे। और इसी तरह से यहां से जो इस रिलेशन को हमने प्रूव करना होता है कि आया फोर्स के साथ इसका क्या रिलेशन है,
जो पिछली क्लास में भी था इसमें भी रखा गया है। ये अगर पूछा जाए तो इम्पल्स तो हमने बता दिया, फिर हमने सिर्फ इसी को डेल्टा टी के साथ बोथ साइड पे डिवाइड करके हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल हुआ? फोर्स के जो अप्लाई हो रही थी। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी भी था, अब भी जो नई बुक में भी थोड़ा सा इम्पल्स के टच के साथ है। तो आपने इसको इस तरह से इस सारे प्रूफ को करना है। बाकी इसकी रीडिंग है वो आप खुद भी कर सकते हैं। चीजें जो थी वो मैंने आपको सारी समझा दी कि इम्पल्स किसे कहते हैं, ठीक है, मोमेंटम क्या है, और जो रिलेशन फोर्स के साथ है वो उस प्रूफ के साथ आपने कैसे इसको सारे को करना है। तो ये तो था आपका टॉपिक। इसके बाद इसके साथ कुछ एग्जाम्पल हैं जो ऐड हैं वो हम कर लेते हैं। देखिए जी, एग्जाम्पल हमें दी गई है पेज नंबर आपके 71 पर, एग्जाम्पल नंबर 3.3 है। एग्जाम्पल 3.3 एग्जाम्पल है। इसका हम डेटा सबसे पहले बनाएंगे। हमें क्या क्या चीजें गिवन है, देखिए जी। अब बुलेट ऑफ मैस 15 ग्राम, हमें मैस गिवन है जी, मैस मीन एम और 15 ग्राम। और आप लोग जानते हैं कि ये जो ग्राम है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसको आप किस पे डिवाइड करेंगे? 1000 पे किलोग्राम बनाने के लिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितने जीरो हैं? 3, 0.015 आप इसको लिख सकते हैं किलोग्राम की शक्ल में। जब आप इसको 15 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे भी करके आप इसको चेक कर लीजिएगा। बहरहाल अगर करते हैं 100 पे करते हैं तो 0.15 होगा, और 1000 पे करते हैं तो यकीनन थर्ड डिजिट के बाद यानी 510 यानी 0.015 किलोग्राम। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये तो इसका हो गया। मजीद हमें क्या दिया गया है? इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, हमें वेलोसिटी गिवन है जी। तो वेलोसिटी हम लिखेंगे इसकी v, वो कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड। ऑलरेडी स्टैंडर्ड यूनिट में है तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज इट्स मोमेंटम। आपने इसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो भाई मोमेंटम जो है P से डिनोट करते हैं। अभी हमने सारा पीछे करके आए हैं इसके प्रूफ को कि P किसके इक्वल होता है। वी नो दैट मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप बाय पुटिंग वैल्यूज। m की वैल्यू कितनी है? 0.015, ठीक है, किलोग्राम है। मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड। इसको आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं 0.015 और 150 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है 2.25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास बेटा आंसर आ जाता है। सिंपल एक एग्जांपल दी गई थी आपके मोमेंटम से रिलेटेड, जो अभी आपने प्रूफ जो है सारा किया मोमेंटम का, P इज इक्वल टू mv। तो जो चीजें गिवन थी, सिर्फ आपने देखना ये होता है कि डेटा बनाते हुए अगर कोई वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना जरूरी होता है। इसी तरह से हाँ, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। एग्जांपल है जी नेक्स्ट 3.4। एग्जाम्पल है 3.4। इसका भी डेटा देख लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या गिवन है जी हमें? अ क्रिकेट बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम इज हिट बाय अ बैट। यानी हमें मैस दिया गया है किसका? एक बॉल का। हमें किस किस का मैस दिया गया है? मैस m जो है वो हमें गिवन है, और वो कितना है जी? वो है 160 ग्राम। अब आप जानते हैं कि 160 ग्राम जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। क्या करेंगे? किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो 160 डिवाइडेड बाय 1000। अब आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटर होगा तो आप इसको आसानी से, ये 0 से कट जाएगा, बाकी 1600 पे करेंगे तो 0.16 जो है वो किलोग्राम आ जाएगा। वैसे भी अगर आपका मैथ अच्छा है तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप भरोसा ना किया करें, कैलकुलेटर पे किया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें क्या है? द बॉल लीव्स द बैट विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड।
अच्छा, बॉल जब हिट करने के बाद उसकी ये वेलोसिटी है, इफ द बॉल स्ट्राइक्स द बैट, पहले वो स्ट्राइक करता है, जरा बात समझ लेनी है, यहां पर वेलोसिटी इनिशियल कौन सी फाइनल कौन सी उसको समझ लेना है कि बॉल लीव्स द बैट, जब वो बैट को लीव करता है फिर वेलोसिटी 52 है, लेकिन बॉल पहले स्ट्राइक करेगा बैट के साथ, पहले टकराएगा तो फिर लीव करेगा ना, जाएगा, तो इसका मतलब है जब बॉल स्ट्राइक करता है तो उस वक्त वेलोसिटी क्या है, वो है -28 मीटर पर सेकंड, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जब बैट के साथ बॉल स्ट्राइक करता है, जब वो छोड़कर उसको जाएगा तो वो उसकी होगी फाइनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी -28 मीटर पर सेकंड है, सिर्फ इसका आपने ध्यान करना है। इनिशियल वेलोसिटी यहां पर वो है जी vi -28 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी पहले लिखी हुई है, इसलिए इसमें मतलब आपने कंफ्यूज नहीं होना। फाइनल वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास vf, और वो कितनी है, 52 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इफ द बॉल, ठीक है, हो गया स्ट्राइक बिफोर इट। अच्छा, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है भाई, एफ, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद द बॉल रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द बैट फॉर 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड, हमें टाइम दिया गया है, टाइम टी वो कितना है जी, 4 × 10⁻³ सेकेंड। ये चीजें हैं जी जो हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ आती है कि हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, और अभी मैंने फोर्स का जो रिलेशन था मोमेंटम के साथ जो रिलेशन था बेटे, वो मैंने अभी आपको समझाया, उसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। वी नो डैट कि क्या रिलेशन था फोर्स का मोमेंटम के साथ, आपको याद होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के इक्वल होता है, यानी फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी आपका मोमेंटम मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी, लेकिन यहां पर एम वी जो है वो वी की शक्ल में आएगा, वी आपके पास आएगा वी एफ माइनस वी आई की शक्ल में डेल्टा वी, यानी एम डेल्टा वी, आप लिख कर लें या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी एम आपके एम के बाद क्या आएगा, वी एफ माइनस वी आई, यानी डेल्टा वी लिखें, डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई के, तो ये मैंने, आप यहां लिखकर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये पीछे प्रूव कर चुके हैं, एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई क्या होगा, टी, टी लिखें या डेल्टा टी लिखें एक ही बात होगी। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी सारी, बाय पुटिंग वैल्यूज, हमारे पास मैस है 0.16 किलोग्राम, Vf की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 52 मीटर पर सेकंड, माइनस Vi की वैल्यू कितनी है, Vi की वैल्यू है -28 मीटर पर सेकंड, और सारा डिवाइड आपने करना है किसके साथ, t के साथ, जो कि 4 × 10⁻³ सेकंड है। बाकी काम कुछ भी नहीं है, अब आपने कैलकुलेटर से करना है। चलें, बाकी इतना यहां से फिर भी ध्यान कर लें कि अगर आपके पास वैल्यू माइनस में दी गई है तो आप इसको जरा ब्रैकेट्स पहले जरा डबल कर लें, ठीक है। अब पहले माइनस वाली वैल्यू को माइनस के साथ, बाहर इसके माइनस है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, बाद में इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 0.16 किलोग्राम एज इट इज लिख लें, ठीक है। आगे आपके पास है 52 मीटर पर सेकंड, माइनस माइनस हो गया प्लस 28 मीटर पर सेकंड, और आप क्या करेंगे कि आगे इसको आपने जस्ट सॉल्व कर लेना है, डिवाइडेड बाय क्या है, 4 × 10⁻³ सेकंड, ठीक है। देखिए जी, आपने क्या करना है कि इन दोनों को प्लस कर लेना है, 52 और 28 कितना हो जाता है, 60, 70, 80, 80 को आपने 0.16 से मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर के साथ, और उसके बाद आपने 4 × 10⁻³ के साथ इस सारी वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो जब आप ये सारा डिवाइड करके आंसर निकालते हैं तो कैलकुलेटर पर हमारा आंसर जो आता है वो है 3200 न्यूटन। अब इसका यूनिट न्यूटन जो है वो भी आप देख सकते हैं कैसे आ रहा है, कि यहाँ क्या है, किलोग्राम, जरा मॉडिफाई कर सकते हैं आप इसको,
ये किलोग्राम है, इन दोनों को प्लस करके मीटर पर सेकंड। ये देखिए मैं जरा साइड में करके आपको समझा देता हूँ, किलोग्राम और फिर क्या है मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है ओनली सेकंड। अगर ये सेकंड भी उठाकर ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड टू रेज पावर -2, यानी पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर जाकर -1 -1 -2। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपको याद है ना, F इज इक्वल टू एम में एम की वैल्यू किलोग्राम और ए की वैल्यू जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यानी वो F इज इक्वल टू एम में यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के इक्वल होता है। तो इसलिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3200 न्यूटन इसका आंसर। क्योंकि बेटा आज के लिए इतना ही, ये जो टॉपिक था आपका इसको हमने डिस्कस कर लिया, और इसमें जो था मजीद मैंने आपको बताया कि 2 एग्जाम्पल थी साथ, वो भी हमने डिस्कस कर ली। तो आपने जो टॉपिक है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोमेंटम एंड इम्पल्स। जब ये पहले भी टॉपिक था बोर्ड में आता रहा है, जो प्रूफ था उसमें इम्पल्स नहीं होता था, इम्पल्स इस दफा ऐड हुआ है, लेकिन ये अब भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नई चीजें जो ऐड होती हैं उसके बारे में जरूर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। बाकी एग्जाम्पल्स इजी थी दोनों, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।